चलिए आज की क्लास को हम चालू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है 25वां टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। ठीक है, चलिए क्लास को चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसी अंदाज में। और एक बात को ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अभी चैनल में 75 सब्सक्राइबर हैं, आप लोग बढ़ाइए, हमें 500 तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम चालू करते हैं और अपने 500 टारगेट तक हम जल्द ही पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए 25वां अध्याय है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। चलिए शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के चलिए अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। पहले ऊपर टॉपिक डाल लीजिए प्रतिहार राजवंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, उसके नीचे पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार लिखिए कि अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। ठीक है, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ठीक है, जो प्रतिहार वंश था, प्रसिद्ध प्रतिहार वंश, वह किसकी शाखा से संबंधित था? आप कहेंगे गुर्जर से। ठीक है, गुर्जर की शाखा से संबंधित था, ये भी लिख लीजिएगा। संबंधित कौन सी शाखा से? ठीक है, कौन सी शाखा से संबंधित है? ठीक है, और किस कारणवश पूरा नाम पड़ा? ठीक है, चलिए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में, चलिए ध्यान रखिए, लिख लिया होगा आपको, इसको दोबारा मत लिखिएगा क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही लिखवा दिया होगा नोट्स में कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख। ठीक है, ऐहोल लेख किसके हैं? पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, इसी लेख में कौन से, मतलब लिख लीजिएगा पूरा, इसको लिख लीजिएगा कि ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है, गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है, किस लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है? कहेंगे ऐहोल अभिलेख, सॉरी ऐहोल लेख में। ठीक है, ये ऐहोल लेख किसका है? तो आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की। ठीक है, लिखिए, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए। ठीक है, हमने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बारे में ऊपर पढ़ा था। ये किनके पुत्र थे? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उस दिन में 3 4 बार 5 बार आपको बताया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए। ठीक है, वत्सराज। और किसको पराजित किए? तो आप कहेंगे पाल शासक धर्मपाल को। वत्सराज के बाद उनका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर कब बैठे? वत्सराज के बाद उनके पुत्र नागभट्ट द्वितीय। और प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो आप कहेंगे नागभट्ट प्रथम। वत्सराज के बाद उनके पुत्र कौन हैं? तो आप कहेंगे नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, वो गद्दी पर कब बैठे? 800 ईसा पूर्व से, सॉरी 800 ई से लेके 833 ई तक। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। जो प्रतिहार साम्राज्य था, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसकी अपनी राजधानी बना ली, यानी प्रतिहार समाज की कन्नौज को राजधानी बना ली नागभट्ट द्वितीय ने। नोट करिए एकदम एजिटिव। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था।
ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। महीर भोज प्रथम, ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। देखिए, हम प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा मीडियम में ही टॉपिक डालिएगा। ठीक है, प्रतिहार राजवंश, उसमें अभी हमने क्या लिखना है आपको, महीर भोज प्रथम 1836 में गद्दी पर बैठे। ठीक है, कब तक, 1865 तक। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, महीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ठीक है, महीर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी था, अर्थात वह विष्णु भक्त था। ठीक है, जो महीर भोज थे वह विष्णु भक्त थे। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा। उसने आदि वराह तथ प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। उन्होंने कौन सी उपाधियां धारण की, तो आप कहेंगे आदि वराह तथ प्रभास। ठीक है, ये उपाधि है उन्होंने धारण की। ठीक है, महीर भोज के पश्चात यानी बाद में उनके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 1885 पे गद्दी पर बैठे। कब तक, 910 ई तक ने शासन किया। लिखते हुए चलिए कि उनके पुत्र का क्या नाम था, उनके बाद कौन गद्दी पे बैठे, कब गद्दी पे बैठे, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाराज धीराज कहा गया है। यानी महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाराज धीराज, ठीक है, इनकी उपाधियां उनको दिया गया है, उनको कहा गया है। ठीक है, किनको, महेंद्र पाल प्रथम जी को। ठीक है, उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान का नाम लिख लीजिएगा, राजशेखर। ठीक है, वह महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, उनकी राज्यसभा का प्रसिद्ध विद्वान थे, उनके दरबार में वो रहते थे, जो उनके वे राजगुरु थे। ठीक है, जो उनके राजगुरु थे। किनके राजगुरु थे, महेंद्र पाल प्रथम। वह एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे राजशेखर जी, और उनके राजगुरु भी थे। चलिए आगे चलते हैं। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की हैं राजशेखर जी ने। ठीक है, वो कौन से जैन ग्रंथ हैं, तो आप कहेंगे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की है राजशेखर जी ने। ठीक है, जैन ग्रंथों का आप नाम लिख लीजिएगा एकदम सही से। महीर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। लिख लीजिए, महीर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। अभी के समय में 2025 में वर्तमान की बात करें हम, तो भोपाल किस राज्य की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इनके शासनकाल को प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, IMP। ठीक है, कि किनके शासनकाल को प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो आप कहेंगे महीर भोज। ठीक है, महीर भोज जी के शासनकाल को प्रतिहार वंश का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल थे। एडजेक्टिव नोट कीजिए। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। ठीक है, हेनसांग कौन है, हेनसांग चीनी यात्री हैं। ठीक है, हेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। एडजेक्टिव नोट कीजिए, एकदम डायरेक्ट प्रश्न आएगा यहाँ से। 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। मध्य में
इतना याद रखिए कि 11वीं सदी के मध्य में किस टाइम के मध्य में, तो आप कहेंगे 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश यानी राजा अंगपाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगले वंश की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वंश के बारे में हम पढ़ना है राठौड़ वंश। ठीक है, राठौर वंश, जिसे गढ़वाल वंश भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे गढ़वाल वंश भी कहा जाता है। ठीक, गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल की पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। ठीक है, मूल निवास स्थान लिखिए कि मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। ठीक है, चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 ई के मध्य कन्नौज में रखी। ठीक है, कि इस राजवंश की नींव कहाँ पे रखी गई? तो आप कहेंगे मध्य कन्नौज में रखी गई। किन्होंने रखी? तो चंद्रदेव ने रखी। ठीक, गढ़वालों की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, लिख लीजिए कि राजधानी क्या थी? कन्नौज। गढ़वाल वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र थे। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गढ़वाल वंश से, तो आप कहेंगे गोविंद चंद्र थे। ठीक है, गोविंद चंद्र एक विद्वान थे। ठीक है, उन्हें लेखों में विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया है। ठीक है, नोट करिए कि गोविंद चंद्र जी को लेखों में क्या कहा गया है। ठीक है, नोट कीजिए एडजेक्टिव। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्र का प्रकांड पंडित था। ठीक है, सीधा इतना लिखिए कि उनके मंत्री का क्या नाम था? तो लक्ष्मीधर। ठीक है, उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ है कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने की है? तो आप कहेंगे गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने की है। ठीक है, गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार, ठीक है, विहार बनवाया है। आपसे पूछ दिया जाए कि सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार किन्होंने बनवाया? तो आप कहेंगे गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी जी ने बनवाया। ठीक है, चलिए जयचंद्र, इनके शासनकाल को जरूर लिखिएगा। इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक, तो आप कहेंगे जयचंद्र। इनके शासनकाल को लिखिएगा 1170 में ई में यह गद्दी पर बैठे। आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ठीक है, एडजेक्टिव नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 1194 ई में चंदावर के युद्ध में, कौन सा युद्ध है? तो आप कहेंगे चंदावर के युद्ध में। कब हुआ था? 1194 ई में। मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। ठीक है, चलिए दिल्ली का चौहान या चाहमान वंश। चलिए यहाँ से दूसरा टॉपिक हमारा चालू होता है, डाल लीजिए हेडिंग। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने शाकंभरी अजमेर के निकट में की। ठीक है, नोट कीजिए एडजेक्टिव। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। यानी इस वंश के प्रारंभिक नरेश यानी राजा कन्नौज के प्रतिहार शासकों के एकदम सामंत थे। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, वासुदेव ने अपनी राजधानी का नाम लिख लीजिएगा एडजेक्टिव। ठीक है,
वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। लिख लीजिए कि दिल्ली का चौहान या चहमान वंश कब प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र किया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 10वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, वाकपतिराज प्रथम जी ने। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उनका पुत्र अजय राज शासक बना। ठीक है, अजय राज एक महान निर्माता था, उसने अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना किन्होंने की? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने की अजमेर की स्थापना। ठीक है, तथा उसके अपनी राजधानी बनाई, तथा अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे इस प्रकार पूछ दिया जाएगा कि चौहान वंश की राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे अजमेर। किन्होंने बनवाया? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज जी ने बनवाया। ठीक है, अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। 1130 में ये गद्दी पर बैठे। कब तक? 1150 ई तक। इसने अजमेर के निकट सुल्तान मोहम्मद की सेना को पराजित किया। ठीक है, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम लिख लीजिएगा। अर्णोराज का पुत्र विशलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, अर्णोराज के पुत्र विशलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, और उनके ही पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और जो उनके पुत्र थे विशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, विशलदेव एक यशस्वी कवि और लेखक भी थे। उन्होंने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। लिखिए, हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किन्होंने की? तो आप क्या कहेंगे? विशलदेव। ठीक है, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। देखिए कि जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे हाईलाइट करके, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक जीके में। 2.5 दिन का झोपड़ा स्टैटिस्टिक जीके में इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? जो हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की, इस नाटक के कुछ अंश, ठीक है, कुछ भाग 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद के दीवारों पे भी अंकित मिलेगा। ठीक है, अंकित किया गया है, यानी अंकित है वहाँ पे। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ठीक है, यह प्रारंभिक काल में विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वह किनके द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो आप कहेंगे विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित यह एक विद्यालय है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ठीक है, चलिए, सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ई में शासक बने। ठीक है, लाइन वाइज लिखते हुए चलिएगा। जिसे कथाओं में राय पिथोरा कहा गया है, जिन्हें कथाओं में राय पिथोरा कहा गया है। ठीक है, चंदेल शासक परमादिदेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। ठीक है, जिसमें आल्हा एवं उदल मारे गए थे। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये जीके का प्रश्न है, ये बना जीके का प्रश्न। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ यह युद्ध, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी को मतलब कि मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, यानी वह पराजित हो गए पृथ्वीराज तृतीया से, ठीक है। 1192 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। अब पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ 1192 में, एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ये भी लिखिए, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को हार पराजय हुआ, ठीक है। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के बाद भारत में तुर्की राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंद को मोहम्मद गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, अपने अधीनता यानी अपने अंडर, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज, एक मिनट, चलिए क्या लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयनक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। देखिए लिखना कितना है आपको। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि, ठीक है, राजकवि का नाम पहले आप लिख लीजिए, ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य, ठीक है, यह एक अपभ्रंश महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। यानी चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की, ठीक है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वालों की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था, ठीक है, लिख लीजिए। मालवा के परमार वंश, मालवा के परमार वंश, चलिए अगला टॉपिक डाल लीजिए, परमार वंश। परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार है, ठीक है, देखते हैं हम। परमार वंश, पहले उपेंद्र, ठीक है, फिर सियक, श्रीहर्ष, मुंज, ठीक है, सिंधुराज और भोज, ठीक है। परमार राजवंशों के यह कालक्रम है, ठीक है, कुछ इस प्रकार था। एडजेक्टिव नोट कर लीजिए, एकदम ऐसी डायग्राम बना लीजिए। चलिए 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा है कि मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य यानी शासन, ठीक है, वर्चस्व नष्ट हो गया तथा वहाँ पर परमार शक्ति का उदय हुआ। कौन सी शक्ति का उदय हुआ? परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे, लिखिए। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष थे, ठीक है। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, किंतु बाद में धारा नगरी थी, ठीक है। बस ये जितना हाईलाइट है उतना ही लिखना है, बाकी नहीं सोचना आपको। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षण था। मुंज जो शासक थे, मुंज, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ना यहाँ पे, उपेंद्र, सियक, श्रीहर्ष, ठीक है, जो सियक और श्रीहर्ष थे, ठीक है, वह शक्तिशाली शासक थे इस वंश के, ठीक है। फिर उसके बाद मुंज, तो मुंज शासक कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे, ठीक है। इन्होंने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। पूछ दिया जाए कि परमार वंश में
किन्होंने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, यानी सिंथेटिक झीलों का निर्माण करवाया? तो आप कहेंगे मुंज, शासक मुंज, राजा मुंज। ठीक है। इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है कि शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष थे। ध्यान से पढ़िए, इस वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली, और नीचे लिखा हुआ है सबसे लोक प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक शक्तिशाली। ठीक है, दोनों में लाइन में अंतर है। क्या लिखा है, एक एक लाइन को आप पढ़िए सही से। ठीक है, यह एक पुस्तक है और ये इनके लेखक है। ठीक है, इसको एडजेक्टिव नोट कर लीजिए। चलिए अगले पर चलते हैं। भोज अपनी विद्वता से कविराज उपाधि से प्रख्यात थे। ठीक है, उनको कौन सी उपाधि मिली है? तो आप कहेंगे कविराज उपाधि। इन्होंने विविध विषयों, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, ठीक है, आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया। ठीक है, उज्जैन के बाद धारा नगरी राजधानी बन चुकी थी। ठीक है, तो भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और स्वयं भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसमें सरस्वती माता यानी वाग देवी, ठीक है, का मंदिर बनवाया। वाग देवी का मंदिर किन्होंने बनवाया? परमार वंश में, यानी माँ सरस्वती माता का मंदिर किन्होंने बनवाया? तो आप कहेंगे भोज ने। ठीक है, नरेश भोज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। ठीक है, नोट कीजिए, और मंदिर का भी नाम नोट कीजिए कि माँ सरस्वती माता की मंदिर किन्होंने बनवाया। राजा भोज ने शासन काल में धारा नगरी विधा एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, इनके शासन काल में, राजा भोज के शासन काल में जो धारा नगरी जो राजधानी थी वो विधा विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, शिक्षा के लिए। तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, नोट कीजिए, एडजेक्टिव नोट कीजिए एकदम सेम टू सेम। चलिए आगे चलते हैं। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ था। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी। ठीक है, यह कहावत है, इसको नोट कीजिए। और यह कहावत किससे संबंधित है? ठीक है, तो आप कहेंगे राजा भोज से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? तो आप कहेंगे परमार वंश से संबंधित है। ठीक है, यह कहावत किनकी मृत्यु पर ज़्यादा प्रचलित हुई? तो आप कहेंगे परमार वंश के शासक भोज की मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हुई। ठीक है, ये कहावत एडजेक्टिव नोट कर लीजिए। चलिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, हाँ इसको आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम वंश के बारे में पढ़ते हैं, चंदेल वंश। ठीक है, यहाँ पे चलिए इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में, ठीक है, जो 25वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, इसमें हम 2 ही भाग बनाएंगे। ये हमारा पहला था और दूसरे में हम चंदेल वंश से क्लास को चालू करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें, सुनिए पहले ध्यान से, क्योंकि हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। 500। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, अब हमारा दूसरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।